और कल हमने सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। सभी लोग जो जहां हैं शांत रहें, चुप रहें। सब लोग अपनी उंगली मुंह में रख लो, चुप रहो। चलो बताओ, बिहार में कलयुग है कि नहीं? उत्तर जोर से। कलयुग कहां रहता है? कहां रहता है? ये लाल कुर्ता वाले, कहां रहता है कलयुग? अंदर? तुम्हारे भीतर कलयुग है? मन में कलयुग है तुम्हारे? कलयुग कहां रहता है? कलयुग के रहने की 4 जगह है। अच्छा ये बताओ, जहां एसी है, एसी की ठंडी ठंडी हवा है, क्या वहां गर्मी का प्रभाव हो सकता है? उत्तर दो, उत्तर दो। जहां एसी की ठंडी ठंडी हवा हो वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता। उसी तरह जहां भगवान की कथा, भगवान का नाम हो, भक्तों की उपस्थिति हो, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग कहां होता है? गर्मी ज्यादा कहां होती है? जहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, वहां ज्यादा गर्मी है, या जहां वृक्ष नहीं है वहां गर्मी है? जहां वृक्ष ज्यादा है वहां गर्मी का पता नहीं चलता। हरियाली चारों तरफ, छाया चारों तरफ हो तो वृक्षों की छाया तो टेम्परेचर को कम कर ही देती है ना। जहां वृक्षों की छाया हो, चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष हो, जंगल हो, वहां गर्मी का प्रभाव कहां होगा? उसी तरह जो भगवान कृष्ण की छत्र छाया में रहता हो उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं होता। अब कलयुग कहां होता है? ध्यान से सुनो। कहां होता है कलयुग? कलयुग के 4 स्थान नियुक्त किए गए हैं। कहां कहां कलयुग रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग 4 जगह रहता है। द्यूतम जुआ, कहां? बोलो मैया। कलयुग कहां रहेगा? जहां पर तो बिहार के लोग जुआ खेलते हैं कि नहीं? क्यों भैया, आप जुआ खेलते हैं? सफेद शर्ट वाले नहीं। जहां जुआ है वहां कलयुग। जुआ ना खेलना। जुआ खेलोगे तो दुर्योधन का सर्वनाश हो गया जुआ के कारण। जुआ ही तो खेला और जुआ में द्रौपदी की साड़ी उतारी गई, वो जुआ ही तो था। तो कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, द्यूतम। तो आप कितने लोग जुआ नहीं खेलते? जो नहीं खेलते वो हाथ उठाएं। भैया आप खेलती हो जुआ? नहीं, हाथ नहीं उठा रही हो, मैं लगा ले खेलती हो। ताश माश खेलती हो क्या? नहीं। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, द्यूतम। दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आप कितने लोग शराब पीते हैं? जो पीते हैं वो हाथ उठा लें। जो शराब पीते हैं वो हाथ उठाएं। तुम पीते हो शराब? रोज पीते हो कि कभी कभी? हाँ बोलो। ये कूलर को थोड़ा ऐसे करो ना भैया, कूलर को ऐसे करो। तो बताओ, शराब रोज पीते हो कि कभी कभी?
क्यों भैया? कभी कभी। तो शराब पीना सही है या गलत है? जय बोलो। ये भैया बताएंगे शर्ट वाले, बोलो शराब पीना सही है कि गलत है? तो काहे पीते हो? शराब पीना गलत है। जब गलत है तो गलत काम क्यों करना? शराब पीने से क्या नुकसान होता है? ये लोग शराब पीते हैं और शराब पीकर अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। ए भाई जरा इसको नीचे कर दो, कर जा, इसको नीचे कर दो। ये घूम रही है ना, इसको बंद करो, घूमने वाला सिस्टम। शराब पीने से कितना नुकसान होता है। पत्नी का मंगलसूत्र बिक जाता है, घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। पता नहीं पुरुष वर्ग शराब क्यों पीता है। शराब पीने से सिवाय सर्वनाश हुआ है। शराब पीने से सर्वनाश के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। सर्वनाश ही होता है शराब पीने से। इसलिए शराब ना पिया जाए, इसी में भलाई है। मैं भोपाल जेल के अंदर कथा सुनाने गया। कैदियों को मैंने कथा सुनाई। कैदियों से जब मैंने बात की कि आप जेल में कैसे आ गए, उन्होंने बताया महाराज जी हमने जो भी क्राइम किया, अपराध किया, वो शराब के नशे में किया। जितने भी गलत काम होते हैं वो शराब के नशे में होते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जितने भी गलत काम होते हैं शराब के नशे में होते हैं? तो शराब समझदार यदि आप हैं तो नहीं पीजिए, और यदि आप बेवकूफ हैं तो आप शराब पीजिए। शराब पीने वाला समझदार है या बेवकूफ है? जोर से। तो जो शराब पीता है वो समझदार नहीं हो सकता। समझदार लोग शराब नहीं पीते, बेवकूफ लोग शराब पीते हैं। मूर्ख एक नंबर का, जो अपना भला नहीं चाहता वो शराब पीता है। शराब की बोतल में लिखा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए। तो कहे भैया तुम काहे पीते हो? बेवकूफ हो कि समझदार हो? उत्तर दो। अब ना बनना बेवकूफ। ये शराब बेचने वाली कंपनियां आपको बेवकूफ बनाती हैं, और शराब सबसे पहले मस्तिष्क को शून्य कर देता है। सोचने समझने की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए कतई कभी शराब नहीं पीना चाहिए। द्यूतम। तो आज से कितने लोग अब संकल्प लेंगे कि हम शराब नहीं पिएंगे? पक्का वादा? क्यों भैया तुम पीते हो ना? कभी कभी पी लेते हैं लाल वाले भैया। सही बताओ, खाओ मां कसम के नहीं पीते? पीते हो, झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। क्यों? अभी तुम पिए तो थे, हम कहो तो दिन भी बता दें। शराब नहीं पीना मेरे भाई। शराब पीना सही है। ये तुम्हारी जो उम्र है ना, ये शराब पीने की नहीं, समाज में कुछ कर दिखाने की उम्र है। कुछ कर दिखाओ। आप जितने नौजवान दोस्त हैं, यदि आप लोग शराब छोड़ दें और मन लगा लें काम काज में, तो आप सफल होंगे। बिहार का नौजवान सफल जिस दिन होगा, उसी दिन बिहार सफल हो जाएगा। बिहार का नौजवान जब सही राह पर आएगा, तब पूरा बिहार सही राह पर चल पड़ेगा। बिहार के नौजवान लोग, आप जितने नौजवान मेरे भाई बहन हैं, आप अपना विकास कर लोगे तो बिहार का विकास हो जाएगा। बिहार का विकास आपके विकास से तय है।
यदि आप विकसित नहीं हुए तो बिहार कभी विकसित नहीं होगा। अरे जनता से ही तो राज्य विकसित होता है। जनता विकसित है, जनता समझदार है तो राज्य भी समझदार होगा और विकासशील होगा। अब बिहार इतना बड़ा है, पर बिहार की स्थिति क्या है जानते हो? पटना यहां से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। क्यों भैया? यहां से पटना कितने किलोमीटर दूर है? लगभग 70 किलोमीटर दूर है। पर देखो आश्चर्य की बात कि यहां से पटना जाने में कम से कम 3 घंटा लगता है। कितने घंटा? 2 घंटा। चलो 2 घंटा मान लो। यहां से पटना पहुंचने में कितना घंटा लगता है? बोलो। 2 घंटा लगता है। अब बताओ कि जब आप 70 किलोमीटर आज के युग में, आज के तेज रफ्तार में, आज तो ऐसी सड़कें होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि आप पटना, जब पटना आप 1 घंटे के भीतर पहुंचने लग जाएं यहां से, तब समझना कि बिहार अब तरक्की कर रहा है। अभी पटना पहुंचने में 2 घंटा लगता है। यह सिद्ध करता है कि अभी बिहार की तरक्की अच्छे से हुई नहीं है। और तरक्की कैसे होगी? जब युवा, नौजवान आप विकसित हो जाएंगे, जब आप बहुत सारा पैसा कमाओगे और पैसा कमा के सफल होके जब टैक्स दोगे तो वो टैक्स सरकार के पास होगा। टैक्स का पैसा जब सरकार के पास होता है, सरकार ज्यादा धनवान होती है, तब वह राज्य को विकसित करती है। जब पैसा होगा राजा के पास तो करेगा। आप लोगों को नहीं लगता? आज पूरे अन्य राज्यों की सड़कें जाकर देखिए, 70 किलोमीटर तो 1 घंटे के भीतर आदमी पहुंच जाता है। हाँ या ना? 1 घंटा भी नहीं लगता 70 किलोमीटर, यदि सड़क 4 लाइन हो, तरीके की बनी हो। अब आपको समझ लेना चाहिए कि आपका समय कितना अनमोल है और वो सारा समय सड़कों में लग रहा है। इसलिए मैं बिहार के तमाम नौजवान युवाओं से कहूंगा कि भाई शराब और नशा करके अपना जीवन ना बिगाड़ो। इतनी तरक्की करो, आप इतनी तरक्की करो कि आप ऐसे बनो कि आप नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरियां देने वाले बने। बिहार की एक मानसिकता क्या बन गई है कि हमें नौकरी करनी है। बिहार के सारे युवा नौकरी करना चाहते हैं, सारे बिहारी, सबको नौकरी चाहिए। अरे ये बताओ कि नौकरी लेने वाला बड़ा है या नौकरी देने वाला? जोर से बोलिए। नौकरी लेने वाला बड़ा है कि देने वाला? तो मेरे बिहार के भक्तों, मेरे नौजवान दोस्तों, कोशिश करिएगा कि आप नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। और जिस दिन बिहार का नौजवान नौकरी देने वाला बन गया, उस दिन से बिहार बदलना स्टार्ट हो जाएगा, परिवर्तन स्टार्ट होगा। हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? इसलिए अभी बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है, बहुत सारे काम की जरूरत है। तो आप कितने लोग अपनी विचारधारा बदलेंगे और नौकरी लेने वाले नहीं नौकरियां देने वाले बनेंगे? कौन कौन नौकरी देने वाला बनेगा? नौकरी दो, लेना क्यों है? मैया आप अपने बेटे को पढ़ाती हो, बेटा पढ़ जा, खूब नंबर लेके आना, तुझे नौकरी करना है। अब ये ना पढ़ाओ, अब ये पढ़ाओ कि बेटा तू अच्छे नंबर लेके आ, तू ज्यादा पढ़, क्योंकि तुझे नौकरी लेना नहीं है बेटा, बड़ा होकर तुझे 25, 50, 100 लोगों को नौकरियां देनी है। ऐसे डिजाइन करो बच्चों को, ऐसे तैयार करो, बचपन से ये सिखाओ कि बेटा तुझे नौकरी देने वाला बनना है, लेने वाला बनना है ये मत सिखाओ।
क्यों बात सही है? कितने आईएएस आईपीएस ऐसे हैं मेरी माँ जो आईएएस आईपीएस बनकर उन्होंने रिजाइन दे दिया, नौकरी से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया और खुद का बिजनेस करके सफलता पाई। नौकरी करके कितना कमाते, जितना वो बिजनेस करके कमा सकते हैं। जब आप माइंडेड हो, बुद्धिमान हो, तो फिर बुद्धिमान होकर नौकर क्यों बनना? अरे नौकर वो बने जिनके पास बुद्धि नहीं है। आप बुद्धिमान हो तो मालिक बनो ना, नौकर क्यों बनना है? हाँ या ना? सही है कि गलत है? हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? जोर से। नौकरी लेने से भलाई है कि देने से? बिहार का उत्थान कब होगा? जब बिहार के लोग नौकरी लेने वाले बनेंगे तब, या नौकरियां देने वाले बनेंगे तब? हाँ, हम चाहते हैं कि बिहार इतना सफल हो कि बिहार के व्यक्ति को बिहार से बाहर जाके काम ना ढूंढना पड़े। बिहार में ही इतना रोजगार हो, इतना ही काम हो, इतना काम हो कि आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं? आप नहीं हैं पीले भैया? नहीं हो? नौकरी करते हो? अभी नहीं। नौकरी देते हो? कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना शराब। तो कितने लोग पक्का वादा करेंगे शराब नहीं पिएंगे? स्त्रियः, पराई स्त्री, द्यूतम पानम स्त्रियः। रावण का सर्वनाश क्यों हुआ जरा बताओ? ओ भैया सरकार, ओ सरकार, दुपट्टा वाले कहां भागे जा रहे हो? बताओ रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? हाँ? पापी था? आप पुण्यात्मा हो? नहीं तो बैठो चुपचाप, बनो पुण्यात्मा। रावण का सर्वनाश इसलिए हुआ क्योंकि वो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया। आपको अपना सर्वनाश करना है तो पराई औरत के चक्कर में पड़ जाओ, और सर्वनाश नहीं करना तो पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ना। बिहार के लोग पराई स्त्री के चक्कर में पड़ते हैं कि नहीं? बोलो, नहीं पड़ते ना? क्यों, आप पड़े तो नहीं हो कहीं छोरा? सही बताओ, पड़ मत जाना। रावण का सर्वनाश हो गया तो तुम किस खेत की मूली हो? रावण जैसों की लंका जल गई। इसलिए पराई स्त्री से बच के रहना। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई के चक्कर में ना पड़ना, जल्दी ब्याह कर लो, अपनी घरवाली के संग रहो। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? बिहार के लोग वैसे अच्छे हैं, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ते नहीं हैं। क्यों कि पड़ जाते हैं? मैंने सुना है कुछ लोग नाचने वाली को बुलाते हैं। क्यों, सही है? और बूढ़े बूढ़े लोग मुंह में रुपया दबा लेते हैं। हाँ। और कहते हैं ले लो। अब बताओ, बिहार में मैंने सुना है आज भी कुछ लोग नाचने वाली को बुलाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। और नाचने वाली का नाच देखने कौन जाते हैं? एक्सपायरी डेट वाले। एक्सपायरी डेट वाले भागते हैं, आई है चलो देखे हमें। इसलिए कहता हूं, ये नाचने वालियों के चक्कर में ना पड़ो। आप
चरित्रवान बनो। रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि वो चरित्रहीन था। और राम के मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि चरित्रवान है। हमेशा पूजा किसकी होगी? चरित्रवान की। पूजा किसकी होगी? बोलो, पूजा किसकी होगी? जोर से। पूजा किसकी होगी? चरित्रवान की। चरित्रहीन की पूजा कभी नहीं हो सकती। इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं और राम के मंदिर। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और आप तो सीता माता की नगरी से हो। ये पूरा क्षेत्र जनकपुर क्षेत्र है, हाँ या ना? यहां के राजा कौन? जनक जी। यहां की अधिष्ठात्री देवी है माता सीता। यहां की अधिष्ठात्री देवी कौन है? जोर से। माता सीता। इसलिए आप माता सीता के परिवार के लोग हैं। बिहार वासी मतलब माता सीता का परिवार है ये। इसलिए सीता माँ के परिवार से कितने लोग आप सीता माँ को अपना परिवार मानते? सीता माँ के परिवारी हैं हम सब लोग। तो फिर बताओ, सीता माँ के परिवार के लोग चरित्रवान होने चाहिए कि चरित्रहीन? हाँ, तो आप सीता माँ की लाज रखना। तुम सीता माता का परिवार हो, इसलिए तुम सीता माँ की बहन हो, माँ हो, बेटी हो। इसलिए तुम सीता माँ की लाज रखना और चरित्रवान बनना। सीता जैसा चरित्र इस संसार में किसका होगा? सीता माँ का चरित्र सबसे उत्तम चरित्र है। राम जी का चरित्र सबसे उत्तम चरित्र है। इसलिए तो कहते हैं राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन। चरित्र कैसा हो? राम जैसा हो। चरित्र कैसा हो? सीता माता के जैसा हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो कलयुग कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। मांस कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस ना खाना। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट था सोने का, जो बेईमानी से कमाया धन होता है उस पर कलयुग सवार होता है। और कलयुग जब जाकर बैठा सिर पर, तो कलयुग राजा परीक्षित जी की बुद्धि को उसने भ्रष्ट कर दिया। और राजा परीक्षित जी एक संत का अपमान करते हैं, जिसके कारण राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप। हे राजन, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव 7 दिन में मरना है, उम्र बहुत छोटी है, क्या करें कि मेरा कल्याण हो जाए? सुखदेव भगवान ने कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कम सोइए। निद्रया, अच्छा ज्यादा सोना चाहिए कि कम? बोलो। जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। इसलिए जवानी में ज्यादा मेहनत, ज्यादा काम करना चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए। विश्राम कम, काम ज्यादा। आजकल के नौजवान लोग काम ज्यादा करते हैं कि सोते ज्यादा हैं? बोलो बोलो। ओ मोबाइल वाले भैया, आज के नौजवान काम ज्यादा करते हैं कि सोते ज्यादा हैं?
अब आज का जवान जब सोएगा तो तरक्की कैसे करेगा? तरक्की करने के लिए जानते हो क्या करना पड़ता है? कड़ी मेहनत। और मेहनत शरीर की है ऐसा नहीं, शारीरिक मेहनत। मेहनत दो तरीके से होती है। एक शारीरिक मेहनत, शरीर की मेहनत तो करता है मजदूर। शारीरिक मेहनत कौन करता है? बोलो बोलो। शारीरिक मेहनत करता है मजदूर। एक होती है शारीरिक मेहनत और दूसरी होती है दिमागी मेहनत। दिमाग, एक व्यक्ति शरीर से काम करता है, एक व्यक्ति दिमाग से काम करता है। कौन सफल है, शरीर वाला कि दिमाग वाला? बोलो। इसलिए शरीर कम, दिमाग ज्यादा चलाओ। लेकिन आप लोग दिमाग बिल्कुल नहीं चलाते, हाथ पांव चलाने लग जाते हैं, मुंह चलाने लग जाते हैं, गालियां देने लग जाते हैं। दिमाग, पता नहीं आपके दिमाग में क्या हो गया है। जितना दिमाग स्वामी विवेकानंद जी के पास था, जितना दिमाग बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास था, उतना ही दिमाग ईश्वर ने हम सबको दे रखा है। ईश्वर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना दिमाग मेरे पास है उतना आप सबके पास है। जितना दिमाग बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास था, उतना दिमाग हम सबके पास है। फर्क इतना है, कोई अपने दिमाग का सदुपयोग करता है, कोई उपयोग ही नहीं करता, पड़ा रहता है वो सारा दिमाग खाली। सही उपयोग किया जाए दिमाग का तो आप कितने सफल हो सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरा खेल दिमाग का है, हाँ या ना? बोलो। अच्छा बताओ, बिहार में ही तो चाणक्य थे, हाँ या ना? बिहार में ही चाणक्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में ही है। चाणक्य बिहार में ही थे। और चाणक्य का चेला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त तो एक बच्चा था ना, कंचे खेलने वाला, गिल्ली डंडा खेलने वाला। लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ऐसे पढ़ाया, ऐसे काबिल बनाया कि चंद्रगुप्त को दिमाग इतना खोल दिया। चाणक्य ने इतना दिमाग की एक्सरसाइज करा दी, चारों ओर देखने और सोचने लगा चंद्रगुप्त, और वही दिमाग के बल पर चंद्रगुप्त सम्राट बन गया। चाणक्य ने जब तैयार किया तो एक सामान्य बालक सम्राट बन के बैठ गया, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? तो आप लोग अपने दिमाग का प्रयोग क्यों नहीं करते? आप लोगों का दिमाग कहाँ चलता है? मछली खाने में, मुर्गा खाने में, चोरी से शराब पीने में, अपनी माँ को डांटने में, पत्नी से लड़ने में। तुम तो हमारे पांव की जूती हो, पत्नी का अपमान करने में तुम्हारा दिमाग चलता है। यदि तुम अपना दिमाग सही दिशा में लगाते तो कब के सफल हो जाते, कब के। तुम्हारा दिमाग चलता तो है गलत कामों में। क्यों? लड़ाई करने में खूब दिमाग चलता है, झगड़ा करा लो खूब चलेगा, शराब पिला लो 4-4 पैक पी जाएगा, 4-4 बोतल 10-10 बोतल खाली कर लेगा। दिमाग तो चल रहा है, गलत जगह चल रहा है। सही जगह दिमाग चले तब तो दिमाग की उपयोगिता है। रावण भी बड़ा दिमागदार था, बोलो हाँ। रावण ने दिमाग चलाया पर कहां? सीता मां को चुराने में दिमाग लगाया। मारीच को सोने का मृग बनाया। जाओ देखो प्लानिंग कितनी बढ़िया है। जितना दिमाग रावण ने सीता मां को चुराने में लगाया, इतना दिमाग नारियों के सम्मान में लगाया होता तो रावण की पूजा होती समाज में। यदि रावण अपने दिमाग का सही उपयोग करता ना तो रावण की समाज में पूजा होती, पुतले ना जलाए जाते। जबकि राम ने अपने दिमाग का बिल्कुल सही उपयोग किया। रावण की बहन भी तो आई थी राम जी के पास, क्या नाम था? आप लोग जानते हो सूर्पनखा को? क्या आपके बगल में रहती है क्या? पड़ोस में? हाँ।
सूपनखा कौन थी? रावण की सूपनखा भी आई थी अपनी सुंदरता लेकर राम के पास। आप बहुत सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। तो सम पुरुष नमो सम नारी, ब्याह कर लो। ऑप्शन रखा था, ऑफर रखा था राम के आगे, पर राम ने सूपनखा की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। राम के पास दिमाग है, समझदारी है, वो पराई नारी को कैसे देखना चाहिए वो जानते हैं। जब आप समाज को देखने का दृष्टिकोण समझ जाते हैं तो समाज आपकी पूजा करता है कि आपने समाज को किस नजरिए से देखा।